Hello students, today I am going to discuss some NCERT solved numericals. तो एक न्यूमेरिकल जो कि मैंने अपनी पिछली वाली न्यूमेरिकल वीडियो में भी डिस्कस किया था 1.6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके तीनों कॉर्नर्स पर एक चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज। ठीक है, तीनों कॉर्नर्स पर Q1 Q1 Q2 Q3 चार्जेस रखे हुए हैं। सबका जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही जैसा है, तो सब पर हमने क्या एक चार्ज रख दिया। तो सबसे पहली चीज इसने क्या किया है कि सारे के सारे कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज रख दिया Q1 Q2 Q3। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। और उसने ये भी कह दिया Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, दूसरी चीज उसने इसके सेंट्रोइड सेंट्रोइड पर एक चार्ज और रखा है और पूछा है कि उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा इन सभी चार्जेस की वजह से वो हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रोइड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। मीडियन के मीटिंग पॉइंट से जो बनता है, ठीक है, ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें हमने मीडियन ड्रॉ कर दी। मीडियन क्या होता है कि एक ऐसी लाइन किसी भी वर्टेक्स से जो अपने सामने वाले वर्टेक्स के सामने वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जहां तीनों की तीनों मीडियन मिलेगी उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। तो ये 10th क्लास में पढ़ा भी होगा ज्योमेट्री पोर्शन में। तो ये चीज सबसे पहले चीज जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सारे के सारे एक ही जगह होते हैं। मतलब इसका जो मीडियन होगा वही एल्टीट्यूड भी होगा, वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। इसके लिए मान लिया मैंने ए वर्टेक्स से यहाँ एक मीडियन ड्रॉ की, तो इसने इन दोनों को इक्वल पार्ट में तो डिवाइड किया ही, लेकिन इसके साथ साथ जो ये लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगी। दूसरा, अगर ये परपेंडिकुलर और इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, और ये इस वाले एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। पहली चीज, सारे एंगल जो होंगे इस ट्रायंगल के 60 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा, बी से हमने एक मीडियन डाला, ये हो गया। सी से हमने एक मीडियन डाला, ठीक है, ये हो गया। यहां पर हमने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये सब भी पॉजिटिव चार्ज थे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स आता है रिपल्सन। ठीक है, चलो ये लाइन ऑफ एक्शन अभी इसके बाद इनको इरेज कर देते हैं ये चीज। ठीक है, हमारे पास केवल और केवल ये पार्ट है। ठीक है, तो अब जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है बी टू क्यू, ठीक है, यहां पर कोई भी हमने ओ पॉइंट ले लिया, बी ओ ए ओ सी ओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू आर। मतलब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है? बी ओ ए ओ सी ओ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल होती हैं। अब बात करते हैं कि इनको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, एग्जाम्पल के लिए हमने इसको आगे तक मिला दिया, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहली चीज, जो मीडियंस होती हैं वो कोई भी एक मीडियन दूसरी मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करती है। वो कैसे? ट्रायंगल के अंदर ये बेसिक प्रॉपर्टीज पहली चीज सबको पता होनी चाहिए, इसी के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक मीडियन हो गई, दूसरी मीडियन ये होगी। तो अगर हम इस मीडियन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये जो दो पार्ट है ये बड़ा वाला पार्ट होगा और जो छोटा वाला पार्ट है वो 1 पार्ट होगा। मतलब इस मीडियन ने इस वाली मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया। तो बड़े वाले रेशियो जो बड़ा वाला पार्ट है, अगर मैं इसको ए बी सी इसको डी पॉइंट ले लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं ए ओ इज इक्वल्स टू 2/3 एडी। AO is equals to 2/3 AD। मैं ये क्यों लिख सकता हूं? ये एक चीज ध्यान देना बेटा, 2 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया 3। अगर ये 2 पार्ट कट कर रहा है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 2/3।
2/3 इंटू एडी, और इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/3 इंटू एडी। जब दोनों को सम कर दोगे ना 2/3 प्लस 1/3 तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, मतलब एडी निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमने क्या फाइंड किया, एओ फाइंड कर दिया। तो एओ फाइंड करने का मतलब है कि एओ इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2/3 एडी। इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो साइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड स्मॉल एल है, ठीक है। तो अब मान लिया इस छोटे से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीबी अगर हम लें, इन ट्रायंगल एडीबी, तो क्या मिलेगा हमें, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस एबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, एडी स्क्वायर चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। इतना आ जाएगा हमारे पास, एडी एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, एडी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एबी का मतलब कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस, जब इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था तो ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, एल बाई टू का होल स्क्वायर। एडी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा एडी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एल स्क्वायर अपॉन 4। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, एलसीएम लेकर के माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 3l स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल्स टू कितना निकल करके आ जाएगा, √3/2 इंटू एल। ये निकल करके आ गया हमारे पास, AD इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू एल। अब हम इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमने अभी पीछे जो रिलेशन लिखा था AO इज इक्वल्स टू कितना 2/3 इंटू एडी। एडी की वैल्यू कितनी आई है √3/2 इंटू एल, ठीक है। इतना आ जाएगा √3/2 इंटू एल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस √3 से ये 3 √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं कितना √3 इंटू √3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। कितना आया यहां से, AO इज इक्वल्स टू दैट विल बिकम L अपॉन अंडर रूट 3। बस ये वैल्यू आते ही हमारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन अब हमें देखना है कैसे, इस Q1 की वजह से इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो ये लगेगा ना, इसको F1 नाम दे दिया। Q3 की वजह से Q पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी ना, ये हो जाएगा F3, ठीक है। Q2 की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। अब मैंने इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग क्यों ये फोर्स अप्लाई किया है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि जो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब क्या है, द फोर्स ऑलवेज विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। मतलब दो चार्जेस के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, फोर्स हमेशा उसी के अलोंग लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि क्या आ गया हमारे पास, अब क्या डायरेक्शंस आ गई F1 F2 F3। अब देखो सारे के सारे फोर्सेस क्या एक डायरेक्शन में नहीं है या 180 डिग्री एंगल भी नहीं बना रहे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम किसी दो फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे और उसको तीसरे वाले के साथ ऑपरेट करा लेंगे। तो अगर ये Q1 इज इक्वल्स टू Q है, ये Q2 इज इक्वल्स टू Q है, Q3 इज इक्वल्स टू Q है, जब सारे चार्जेस सेम है तो F1 F2 F3 भी तो सेम होंगे। हम सीधा सीधा लिख दिए यहाँ पे क्या, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है AO, AO का मतलब कितना हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि चलो ये कर देते हैं इसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा, ये बनेगा F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बाकी काम
वेक्टर के तरीके से होगा। इतना तो हमने लिख दिया, ठीक है, इतना तो हमने लिख दिया, लेकिन अब बाकी का जो काम बचा वो हम वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग करेंगे। सो नाउ क्या कर रहा है, तीन फोर्स है हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ठीक है। एक चीज अब ध्यान देना, क्या कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा? डेफिनेटली होगा, मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसमें मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड के लिए, और एल्टीट्यूड भी होता है। क्या ये भी इसका बाइसेक्टर होगा? तो ट्रायंगल चैप्टर में 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को बाइसेक्ट करने के बाद एक छोटा ट्रायंगल बनता है तो उसका ये वाला एंगल कितना होता है? जो ये एंगल बनेगा ना, ये इसका डबल होता है, तो ये 60, ये कितना हो जाएगा 120। अब अगर ये 120 है तो ऊपर वाला यानी कि ये 120, ये 120 और ये 120। सबसे पहले F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालना है। और एक चीज और ध्यान दी होगी 11th क्लास में, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ये F1 था, ये F2 था, दोनों इक्वल हैं, तब कंडीशन क्या होती थी, अगर ये 60 डिग्री एंगल था तो रिजल्टेंट जो होगा ना वो दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। इसमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास सीधा सीधा है। अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं, किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट हर फोर्स से इक्वल एंगल बनाएगा। तो ये चीज एक बार देख लेना। तो अब आगे आता है, सबसे पहले हम F2 और F3 का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, यानी कि F डैश हमने इसको नाम दे दिया। रिजल्टेंट का हमें पता है कि कितने कितने डिग्री एंगल बनाएगा, इससे भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा और इससे भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, F डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, क्योंकि दोनों के दोनों जो फोर्सेस थे वो कितने डिग्री पर काम कर रहे थे, 120 डिग्री पर काम कर रहे थे ना, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल कितना लिख दिया, 120 डिग्री लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब cos 120 की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ cos 120 इज माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा, f डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आ जाएगा F1। अब वहां क्या लिखा था हमने, F1 इज इक्वल्स टू F2, तो हम क्या लिख लेंगे, F2 इज इक्वल्स टू F3 इज इक्वल्स टू F मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी, चलो छोड़ो, अब इसको ऐसे लिखते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2F1 F2 इंटू 1/2, वो भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां से, F डैश इज इक्वल्स टू, लेट कर लो, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3 इज इक्वल्स टू F डबल डैश मान लो, या इसकी जगह F1 अगर F2 इक्वल है, ठीक है, ये F1 F2 नहीं आएगा, ये F2 F3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि F2 F3 के बीच का हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं ना, ये आ जाएगा F2 F3, ये आ जाएगा F2 F3। तो अगर हमारे पास F2 और F3 इक्वल है तो इसको हम F2 लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2F2 स्क्वायर माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा F2 स्क्वायर, कितना बचेगा यहां से, F डैश इज इक्वल्स टू, ये होगा F2 स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना बचा F2 बचा ना, यानी कि F डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, अगर हम यहां से देखें F डैश की वैल्यू, तो F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ ओवर कितना आ जाएगा L स्क्वायर, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट, अब हमारा जो ये चीज निकल के आई, ये आ गया रिजल्टेंट F डैश। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, हमें अब किस किस का रिजल्टेंट निकालना है, इसी को तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, पहले इन दोनों का वेक्टर सम निकाल दिया, फिर इन दोनों का वेक्टर सम निकाल देंगे, तो जो रिजल्टेंट आया अब इसको ऑपरेट कराएंगे इसके साथ,
ठीक है। तो जब इस रिजल्टेंट को इसके साथ ऑपरेट कराएंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 120 है, 60 है, कितना हो जाएगा 180। और जब एंगल 180 होता है तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, यहाँ F इज इक्वल्स टू, F का मतलब होगा टोटल रिजल्टेंट फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F डैश माइनस F1। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, F डैश की वैल्यू कितनी है, F इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q ओवर L स्क्वायर माइनस F1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर L स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और जब उनको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब जो हमारा ये चार्ज q है, इस पर जो फोर्स है वो कितना निकल करके आया, वो आया 0। तो हर कंडीशन में जब भी सारे के सारे चार्जेस सेम होंगे, फिगर सिमेट्रिकल होगी, मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल होगी, तो इस पर चार्ज, इस जो सेंट्रोइड पर चार्ज रखा होगा उस पर जो फोर्स होगा वो होगा 0। इसका मतलब इस चार्ज को अगर हम चार्ज बॉडी को यहाँ छोड़ देना तो ये एयर में हैंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ स्टेबल हो जाएगी, क्यों, इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या है 0 है, तो दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो अब मुझे लगता है कि हाँ समझ में आ जाना चाहिए।